नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि इजरायली दूतावास के पास बम ब्लास्ट का जो मामला है, उस मामले में दूतावास के बाहर घूमते दो संदिग्धों का फुटेज जारी किया गया है। एनआईए की टीम ने मामले में नया फुटेज जारी किया है। बम ब्लास्ट मामले की जांच कर रही है एनआईए की टीम। बम ब्लास्ट में अभी तक नहीं हुई है कोई गिरफ्तारी। दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर 29 जनवरी को हुए विस्फोट के मामले में एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। इस फुटेज में दो युवक दूतावास के बाहर संदिग्ध हालत में दिख रहा है। 29 जनवरी को हुए इस विस्फोट की एनआईए जांच कर रही थी। जांच के लिए आसपास के इलाके में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया गया था। इन सीसीटीवी फुटेज की जांच में ये दोनों युवक संदिग्ध दिखे हैं। अब एनआईए ने इनका वीडियो जारी किया है। बता दें कि अति सुरक्षित लुटियंस जोन इलाके में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर मौजूद इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार 29 जनवरी 2021 की शाम को बम धमाका हुआ था। उसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इजरायल दूतावास के पास घटनास्थल की ओर जाने वाले दो व्यक्तियों को छोड़ने वाली एक कैब का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया है। यहीं पर विस्फोट भी हुआ था। फिर कैब चालक से संपर्क किया और संदिग्ध के स्केच तैयार करवाए गए थे। उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए फिलहाल जांच चल रही है। और ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो नया फुटेज है इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दो संदिग्ध युवक है और इस पर इनाम भी घोषित किया गया है इसके सुराग देने के लिए। क्या कुछ एनआईए की तरफ से जारी किया गया है? देखिए, 29 जनवरी को इजरायली दूतावास के बाहर एक ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट की जांच पहले स्पेशल सेल कर रही थी, उसके बाद उसे एनआईए को ट्रांसफर किया गया था। एनआईए ने अपनी जांच में दो संदिग्धों को, एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो संदिग्धों को इस बम को प्लान करते हुए पाया। और उन फिलहाल क्योंकि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, उसके पीछे वजह यह है कि दोनों संदिग्ध मास्क पहने हुए थे। ऐसे में क्लियर कट उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन इसके बारे में जानकारी देने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम एनआईए की तरफ से घोषित किया गया है और लगातार एनआईए इसकी जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये ब्लास्ट हुआ था, इस ब्लास्ट को लेकर के जो है एसएसएल रोहिणी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन भी की थी और इसे लो इंटेंसिटी का जो है आईईडी ब्लास्ट बताया था। पूरे मामले को लेकर अब तक एनआईए को कोई बहुत सारे इनपुट्स नहीं मिले हैं, लेकिन इजराइल का साफ तौर पर कहना था कि ये एक आतंकी हमला है और ये जो है किसी संगठन ने ये डराने के लिए ये इस घटना को अंजाम दिया है। और इसी को लेकर के लगातार पहले स्पेशल सेल से केस को ट्रांसफर करके एनआईए को दे दिया गया और अब एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जिसमें दो लोगों की तस्वीरें इसके जारी किए हैं, तस्वीरें जारी की हैं और उस पर इनाम भी घोषित किया है कि अगर कोई उनके बारे में जानकारी देता है तो 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो फिलहाल एनआईए की जांच जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में दम तोड़ रहा है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 228 नए मरीजों में संक्रमण मिला है। 24 घंटे में 360 लोग ठीक हुए हैं। 12 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमण से कुल 24,851 मौतें हुई है। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 3,000 हुई। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार घट रही है और अब एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 3,000 है, जिसका इलाज चल रहा है। 14 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो कोरोना की रफ्तार तेजी से नीचे गिर रही है। 24 घंटे में 228 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 364 लोग ठीक हुए हैं। 12 लोगों की मौत हुई है। मौतों का जो आंकड़ा है वो अभी भी जारी हो रहा है, यानी 24 घंटे में 12 लोगों की अभी भी मौत हुई है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 14 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से लोग तेजी से रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ऑक्सीजन की अब कोई दिक्कत नहीं है, बेड अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी कोरोना केसेस मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने
यूएस इंडो फाउंडेशन का आभार जताया है। दूसरी लहर से निपटने में मदद करने के लिए आभार जताया गया है। दिल्ली सरकार को 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए थे। फाउंडेशन ने 6,720 रीसेस्टेटर्स और 1200 वेंटिलेटर मॉनिटर उपलब्ध कराए। मुझे उम्मीद है कि फाउंडेशन ऐसे ही नेक कार्य के लिए काम करता रहेगा। दिल्ली समेत अन्य राज्यों की भी मदद करेगा। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का आभार जताया गया है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के द्वारा। मंगलवार को अमेरिका इंडिया फाउंडेशन को कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लड़ने में उनके दिए गए योगदान के लिए आभार व्यक्त किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कोविड-19 की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिए गए योगदान के लिए आभारी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 6,720 रीसेस्टेटर्स और 1200 वेंटिलेटर मॉनिटर दिल्ली को दान स्वरूप उपलब्ध कराए। वहीं आयोजित बैठक का उद्देश्य अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से दिल्ली सरकार को आधिकारिक तौर पर चिकित्सा उपकरणों को सुना था। इस दौरान अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने चिकित्सा उपकरणों की कमी को दूर करने में मदद करने के लिए दिल्ली सरकार को 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करवाए। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पर दिल्ली बीजेपी का करारा हमला। राजधानी में पानी की उपलब्धता को लेकर निशाना साधा गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सवाल पूछा है, आज भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं? आपके 6 साल के बाद भी लोग गंदे पानी पीने को क्यों मजबूर हैं? नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधुड़ी ने यह आरोप लगाया कि टैंकर माफियाओं से सांठगांठ कर दिल्ली की जनता को ठगा गया है। टैंकर माफिया से पानी खरीदने पर मजबूर क्यों किया गया? दिल्ली जल बोर्ड के 47,000 करोड़ रुपए देने के बावजूद भी जूझ रहे हैं लोग। दिल्ली के लोगों को साफ पानी के लिए क्यों जूझना पड़ रहा है? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर भी आम आदमी पार्टी सरकार पर बरसे। दिल्ली में 30 से 40% बीमारियां जल बोर्ड के पानी से हो रही है, ये कहा है गौतम गंभीर ने। और दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं। दिल्ली के केजरीवाल के 6 वर्षों के शासनकाल के बाद भी लोग गंदे पानी पीने को मजबूर क्यों हैं? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, टैंकर माफियाओं से सांठगांठ कर दिल्ली की जनता को उन्हें पानी खरीदने पर मजबूर क्यों करना पड़ रहा है? आपके कार्यकाल में दिल्ली जल बोर्ड को 47,000 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। दिल्ली में लोगों को हो रही है 30 से 40% बीमारियां सिर्फ पानी के कारण। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में आज भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। केजरीवाल के 6 वर्षों के शासनकाल के बाद भी लोग गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। ये बार बार बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, दिल्ली सरकार पर निशाना साधा गया है पानी को लेकर, और सीधे सीधे कहा गया है कि आज 30 से 40% जो लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं वो सिर्फ पानी के कारण। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि टैंकर माफियाओं से सांठगांठ करके दिल्ली वालों का हाल खराब हो गया है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। 47,000 करोड़ रुपए दिए गए जल बोर्ड को, लेकिन फिर भी पानी की स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि लोगों को सही तरीके से पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल जी जो लिखते हैं वो उस चाक से लिखते हैं, डस्टर अपने हाथ में रखते हैं और अपना लिखा हुआ मिटाते हैं। हर बार बोला, 2014 में बोला कि 5 साल में हम पानी की सप्लाई अच्छी तरह से कर देंगे, फिर 2015 में बोला और फिर 2016 में बोला 22 महीने के अंदर कर देंगे, बाकायदा दिसंबर 2017 तक कर देंगे पानी की सप्लाई, और उसके बाद 19 में बोल रहे कि 2024 में होगा। और ये भी कह रहे हैं
कि दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि हमने 93% कॉलोनी के अंदर, विधूड़ी जी बैठे हैं, गंभीर जी हैं, 93% कॉलोनी के अंदर हमने पाइपलाइन बिछा दी है, जल बोर्ड के माध्यम से खर्च किया है। दिल्ली में आज जरूरत है लगभग 1150 MCD पानी की, और दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के लोगों को केवल 900 MCD पानी उपलब्ध करा रहा है, लगभग 25% कम। और आज दिल्ली में अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाएंगे। दिल्ली में एक भी अंडरग्राउंड रिजर्वायर अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया। ये 24 घंटे उनको क्लीन वाटर आप कब तक उपलब्ध कराएंगे? और 47,000 करोड़ रुपया आपने कहां खर्च किया है, उसकी जानकारी क्या आप मीडिया के माध्यम से दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे? यही मेरी आज अरविंद केजरीवाल से मांग है। मैं पांडी विधानसभा में कैंपेन कर रहा था, तो एक परिवार के पास गया मैं वहाँ पर, उन्होंने मुझे पानी ऑफर किया। ये 2 साल पहले की बात है, और वो पानी काला पानी बोला कि पानी पीजिए, तो मैं तो देखे हानि भी कि ये पानी में कैसे पी सकते, क्योंकि वो काला पानी है। जैसे ये हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, और मैंने उस महिला से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हम साफ पानी के लिए लड़ते रहेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी में थोड़ी सी भी इंसानियत है, थोड़ा सा भी दिल है दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए, इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हम सब अफोर्ड कर सकते हैं आरोप अपने घर पे लगाना। आप भी कर सकते हो, मैं भी करता हूँ, मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, उनको आरोप नहीं पानी पिलाते। लेकिन कहीं ऐसे भी कहीं बहुत लाखों ऐसे बच्चे हैं, लाखों ऐसे परिवार हैं जो अपने घर पे आरोप नहीं उपयोग कर सकते, बिजली का पानी नहीं चला सकते। उनकी जिम्मेदारी भी हमारी आप सबकी है। और आप सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, उसका जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन छोटे बच्चों के बारे में सोचें। मैं पांडी विधानसभा में तो राजधानी दिल्ली में मानसून की तैयारियों को लेकर उतरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश, नगर आयुक्त संजय गोयल ने पूर्वी निगम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किशनगंज रेल अंडर ब्रिज और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर जयप्रकाश ने विभाग के अधिकारियों को सभी नालों की सफाई को लेकर निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को रेलवे अंडर ब्रिज के अंदर पानी जमा न हो, इसके लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आज हम ये जो आज़ाद मार्केट का किशनगंज हमारे आरयूबी का जो प्रोजेक्ट है उस पर निरीक्षण करने के लिए आए हैं। मेरे साथ हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल जी और उनकी सारी टीम, हमारे रेलवे डिपार्टमेंट के लोग। लगातार काम प्रगति पे है, काम जितनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन फिर भी काम की समीक्षा करनी जरूरी है। आज हमने इसको निरीक्षण किया है, शाम को बैठ के इसकी समीक्षा करेंगे और काम को गति कैसे दे सकते हैं उसके ऊपर विचार किया जाएगा। सभी डिपार्टमेंटों ने ये तय किया है कि दिसंबर के महीने तक इस प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित कर देंगे। तो हम अभी जून के महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5-6 महीने का जो समय है, इसमें रेलवे, नगर निगम और जो अन्य विभाग जितने भी इससे संबंधित हैं वो सब अपना समय पर काम पूरा करेंगे। किशनगंज है, इसका रिव्यू मेयर साहब ने लिया है। हमारी पूरी नगर निगम की टीम भी यहाँ पर उपस्थित है। अब हमने जो रेलवे ने ऑलमोस्ट अपना काम कंप्लीट कर लिया है, जुलाई तक उनका बैलेंस काम भी पूरा हो जाएगा और जुलाई ऑनवर्ड नगर निगम जो है वो अपना जो अप्रोच रोड और बाकी के जो काम है उसको शुरू कर देगा। हमने दिसंबर महीने का जो टारगेट रखा है और हर संभव कोशिश की जाएगी कि दिसंबर में इसको, जैसा मेयर साहब ने कहा, इसको जनता को समर्पित किया जाए। और जो ये इतने सालों से जो ये लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, इसको पूरी जो है वो उम्मीद है कि हम दिसंबर में जनता को समर्पित कर देंगे, ताकि सभी दिल्ली वासियों के लिए और यहाँ के जो निवासी हैं उनको राहत मिले। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस की तरफ से नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसी के मद्देनजर द्वारका जिला पुलिस ने अवैध रूप से नशे का व्यापार कर रहे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया।
और ये जो आप हमारे स्क्रीन पर आप खबर देख रहे हैं, ये दिल्ली की है। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही दिल्ली में लोगों के सामने पानी की समस्या भी बढ़ने लगी है। ऐसा ही नज़ारा साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के संजय कॉलोनी ओखला फेज 2 में देखने को मिला। यहाँ सुबह से ही लोग अपने बाल्टी, टब, बकेट, ड्रम सहित न जाने क्या क्या लेकर पानी के टैंकर का इंतजार करते रहते हैं और टैंकर के आते ही कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर एक दूसरे को धक्का देते हुए पानी भरने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इसी के मद्देनजर द्वारका जिला पुलिस ने अवैध रूप से नशे का व्यापार कर रहे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 25 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक्स की टीम ने एक ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया है, जिससे टोटल 25 ग्राम इलीगल हीरोइन बरामद हुई है और चेकिंग के दौरान उससे एक वेपन और एक लाइव कार्ट्रिज भी बरामद हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि ये एक BC है, छावला एरिया का ही, नरेश टीटा करके उसका भाई है और ये खुद भी जो है लिस्टेड BC है छावला का और इसका जो तीसरा भाई है वो भी NDPS केस में इन्वॉल्व रहा है। 7,000 कैश भी इससे बरामद हुआ है। फर्दर जो इसका सोर्स तक पहुंचने के लिए, वेपन के सोर्स तक भी और जो ड्रग स्मैक मिली है इससे, उसके सोर्स तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी जिले के थाना शास्त्री पार्क के यमुना खादर में चाइनीज मांझे से एक राहगीर की गर्दन कटने से बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि वहीद अंसारी नाम का शख्स जो कि ब्रह्मपुरी इलाके में रहता है और वो अपने किसी व्यक्तिगत कार्य से करोल बाग की तरफ जा रहा था। जैसे ही वहीद ISBT वाले रोड पर आया तो एक तेज धार मांझा उसकी गर्दन पर आ गया, जिससे उसकी गर्दन तेजी से कटने लगी। गर्दन को बचाने के चक्कर में वहीद अंसारी की हाथ की 3 उंगलियां भी बुरी तरह से कट गई है, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में वहीद की जान बच गई। बता दें कि इस जगह पर ये कोई नया मामला नहीं है, अक्सर राहगीर इस चाइनीज मांझे के शिकार होते रहते हैं। इसके बावजूद भी पुलिस पतंगबाजों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है। मैं ब्रह्मपुरी गली नंबर 21 में रहता हूँ। मैं इंदरलोक जा रहा था। शास्त्री पार्क खादर, यमुना खादर पे अक्सर लोग पतंग उड़ाते हैं वहाँ पे और पतंगबाजी होती है और पैसों को लेके होती है वो, ठीक है। अक्सर पतंग उनकी कट जाती है और उसका रुख रोड की तरफ होता है, रोड पे मान जाता है। अक्सर राहगीरों की गर्दनों पे अक्सर पहले भी कटी है और आज मैं भी जा रहा था और शास्त्री पार्क फ्लाईओवर है उसके ऊपर चढ़ा, जैसे भी तो मेरी गर्दन पे ये सारी मांझ आया और जिसकी वजह से मैंने दूसरा हाथ लगाया, 3-4 चेट आ गए हैं उंगलियों में मेरी। और अक्सर पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं वहाँ पे। वहीं दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके पास से लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को सुल्तानपुरी एरिया में एक लड़की से शिकायत मिली थी कि एक महिला ने जबरदस्ती उसका मोबाइल उससे लूट लिया और वहां से फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के CCTV कैमरे खंगालने के बाद महिला को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। वह पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना इलाके के राजबीर कॉलोनी में अपने घर से ऑफिस के लिए निकली युवती का 5 दिन बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। वहीं युवती के परिजनों का आरोप है कि ऑफिस में ही काम करने वाले एक शख्स ने एक महिला के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया है, जिसे लेकर परिजन आज थाने के बाहर ही धरना देकर सड़क पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। उसके बाद शाम को प्रेस किया गया, SI शंकर को लगाया गया। भूतपाल सर ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया और रिकॉर्डिंग है भूतपाल सर की, वो कह रहे हैं मेरे पास नौकरी के लिए बुलाते थे, जैसे कि हम नौकरी लगवा देंगे तो उस जगह जो लड़की गई थी वहाँ
ज़्यादा दिन नहीं 3 दिन हुए थे 14 बजे 10 तारीख को लड़की 7 बजे के वैसे तो 6 बजे 6:30 पौने 7 बजे आ जाती थी। जब वो नहीं आई तो हम इंतज़ार करते रहे, फ़ोन लगाते रहे। 7 बजे के बाद हमारा लगभग फ़ोन नहीं लगा तो हम 10 बजे के आसपास जो आंधी वर्षा आती है उस समय आए थे हम यहाँ थाने। तो क्या अभी पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? पुलिस वाले चला रहे हैं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले चलाते हैं, कभी कह देते हैं हमने उनको सौंप दिया है, कभी कहते हैं उनको सौंप दिया। उसको है ना ये लोग हमने रिपोर्ट करी थी उसकी 10 तारीख की शाम को हमने यहाँ पे रिपोर्ट करी है। बट उससे पहले रिपोर्ट करने मेरे पापा आए थे, मेरे पापा को धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया गया। किसी ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी क्योंकि रात को 11 बज रहे थे, किसी ने नहीं दर्ज करी। उसके बाद इन्हें ब्रदर थे मेरे जो मतलब SHO को थोड़ा जानते थे, उन्होंने उसको कॉल करा SHO को। तब उसके बाद मेरे ब्रदर की यहाँ पे मेरी सिस्टर की रिपोर्ट लिखी गई थी। उसके बाद उन्होंने है ना जहाँ पे मेरी सिस्टर ऑफिस जाती थी, जॉब करती थी, वो घर से मॉर्निंग में यही बोल के निकली थी मैं ऑफिस जा रही हूँ। और उधर ही उसने एड्रेस भी हमें लोगों को बता रखा था। उस एड्रेस पर हम रात को 11:30 बजे पहुँचते हैं। तो वहाँ पे एक पुलिस वालों को उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद हम लोगों के साथ भेजा। उसके बाद हम उस एड्रेस पे गए तो वहाँ से वो लड़का है ना उस लड़की को लेके कॉलेज जा चुका था। वो मेरी सिस्टर ओनली 20 साल की है और जो लेके गए ना 40 से 45 साल का। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।